नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ के साथ ही सौर मंडल की उत्पत्ति भी कैसे हुई, इस पर भी विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं। जो हमने पूर्व में वीडियो पढ़े, रसेल की जो युग्म तारक परिकल्पना है, जस्ट पूर्व वाले वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, कि हमने रसेल का जो युग्म तारक परिकल्पना है उसमें जो पढ़ा हमने, उसमें होयल तथा लिटिलटन ने किस तरह से संशोधन किया, अर्थात जो कोणीय संवेग है और द्रव्यमान है उसके बीच में जो अंतर आता है तो वो किस कारण से आता है, इसका वैज्ञानिक जो आधार है वो होयल व लिटिलटन ने प्रस्तुत किया। लिटिलटन ने बताया, होयल और लिटिलटन ने, कि जो ग्रह है वह भारी पदार्थों से निर्मित है और जो तारे होते हैं वह भारी पदार्थों से हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं। तो ये ग्रहों का भारी पदार्थों से निर्मित होना और तारे आदि का भारी पदार्थ से निर्मित होना, इसके पीछे क्या क्या वैज्ञानिक आधार हैं, इस पर लिटिलटन ने विस्तृत प्रकाश डाला, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। होयल ने बताया कि ग्रहों की जो रचना होती है वह सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, निकिल, लोहा, कैल्शियम जैसे भारी पदार्थों से होती है। इन भारी पदार्थों का योग है वह ग्रहों की रचना में 98% से भी अधिक है। किंतु जो तारे होते हैं उनमें हल्के पदार्थ जैसे हाइड्रोजन जैसे पदार्थ की प्रधानता होती है। अंतरिक्ष में भी हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष में भारी पदार्थ कहाँ से आए, जबकि अंतरिक्ष में अधिकांश पदार्थ कैसे हैं, हल्के पदार्थ हैं, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हैं। साधारण ताप पर हाइड्रोजन के जलने से, इसके लिए लिटिलटन ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए बताया कि हाइड्रोजन है उसको यदि जलाया जाता है तो उससे भारी तत्व उत्पन्न होते हैं, किंतु साधारण ताप पर हाइड्रोजन के जलने से केवल हीलियम की उत्पत्ति होती है। अर्थात हीलियम से भी हल्का पदार्थ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को जलती है यदि हाइड्रोजन तो वो हीलियम में बदलती, लेकिन और अधिक उच्च ताप पर जलती हैं तो यह भारी पदार्थों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तारों में जो ऊष्मा और ऊर्जा है उसका स्रोत हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन के जलने पर हीलियम उत्पन्न होती है और इससे ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रक्रिया में तारे में हाइड्रोजन की क्रमशः कमी होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे हाइड्रोजन जलती हैं और वह हीलियम में कन्वर्ट होती हैं तो हाइड्रोजन में कमी होना स्वाभाविक है। अतः ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तारे को संकुचित होना पड़ता है। संकुचन की क्रिया में तारे का जो केंद्र है उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है और साथ ही दाब भी बढ़ जाता है। अत्यधिक दबाव होने पर तारा जो है वह अस्थिर होकर के नष्ट होने की अवस्था में पहुंच जाता है। संकुचन के कारण तारे की जो घूर्णन गति है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो जाती है। तीव्र घूर्णन से अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाता है और पदार्थ बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। अपकेंद्रीय बल, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ तारा है ये, और इस तारे से किस तरह से पदार्थ बाहर की तरफ, घूर्णन गति इसकी बढ़ने के कारण घूर्णन गति बढ़ जाती है तो इसका अपकेंद्रीय बल, अर्थात जो पदार्थ हैं, अपकेंद्रीय बल का मतलब जो केंद्र से दूर हटने की प्रवृत्ति, और अभिकेंद्रीय बल मतलब कि एक तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम इसकी उपमा दे सकते हैं कि केंद्र की तरफ जो आकर्षित होने वाली शक्ति वो अभिकेंद्रीय है और जो केंद्र से दूर जाने वाली है वह अपकेंद्रीय शक्ति होती है। जिसमें अपकेंद्रीय बल, घूर्णन अधिक होने के कारण अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाता है, पदार्थ बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। शुरू में हल्के पदार्थ और बाद में भारी पदार्थ बाहर की ओर फेंके जाते हैं। इस प्रकार ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक जो पदार्थ हैं वह अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। बाहर जो पदार्थ फेंके जाने के पश्चात तारे के केंद्र की दिव्य ज्योति दिखाई पड़ती है। यह प्रकाश सूर्य से कई गुना अधिक होता है। ऐसे ज्योतिर्मय तारों को नवतारा, नोवा स्टार कहते हैं। जब किसी तारे में, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ यह नोवा तारा है, यहाँ इससे जो इसका घूर्णन बढ़ने के कारण इससे पदार्थ जो है वह हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हुई और अधिक उच्च तापमान पर जलने पर यह भारी पदार्थों में बदल गई और यह इसके चूंकि तारे का घूर्णन बढ़ जाने के कारण अपकेंद्रीय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, परिणामस्वरूप यह पदार्थ इससे दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है और अंत में यह इससे अलग हो जाता है और जो बचा हुआ तारा होता है वह नवतारा कहलाता है, अर्थात नोवा स्टार। जब किसी तारे से सूर्य की अपेक्षा लगभग 1 अरब गुना अधिक जो ज्योति उत्पन्न होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पास में हम देख सकते हैं सूर्य है, इस सूर्य की तुलना में यदि इस तारे की जो ज्योति है वह 1 अरब गुना अधिक है तो उसे अभिनव तारा, सुपरनोवा तारा कहते हैं। विश्व में ऐसे अभिनव तारे 2 या 3 शताब्दियों के बाद दिखाई देते हैं।
और इसी से कुछ निहारिकाएं भी उत्पन्न होती हैं। हॉयल जो और लिटिलटन ने जो अपनी परिकल्पना दी उसके अनुसार जो बाइनरी स्टार्स होते हैं अर्थात युग्म तारे, जो कि रसेल ने दी थी सबसे पहले साथी तारे की परिकल्पना, इस परिकल्पना के अनुसार एक तारा सूर्य तथा दूसरा हॉयल व लिटिलटन की जो परिकल्पना है युग्म तारा, उसमें एक तारा सूर्य होता है और दूसरा अभिनव तारा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में, यह सूर्य है जो कि मुख्य तारा है और दूसरा इसका साथी तारा अभिनव तारा नोवा स्टार है, दो सुपर नोवा स्टार। दोनों के मध्य सूर्य से बृहस्पति तक की दूरी थी। यहाँ से लेकर सूर्य से लेकर के जो बृहस्पति ग्रह है उतनी दूरी इन दोनों के बीच में थी। हॉयल के अनुसार अभिनव तारा या विखंडित जो तारा है वह एक दिशा में अधिक पदार्थ फेंक रहा था। यहाँ हम देख सकते हैं यह जो तारा है वह एक ही दिशा में, यहाँ उत्तर पूर्व की दिशा दिखाई जा रही है, एक ही दिशा, जरूरी नहीं उत्तर पूर्व, लेकिन एक ही दिशा में यह तारा पदार्थ जो है वह निष्कासित हो रहा है इस तारे से। इस पदार्थ को सूर्य ने आकर्षित किया, सूर्य है वह इस पदार्थ को आकर्षित कर लेता है। यही आकर्षण पदार्थ ग्रह के रूप में संगठित हुआ। तारे की जो शेष नाभि थी, ये जो तारा है इसकी जो शेष नाभि थी वह विस्फोट के समय रिकॉइल अर्थात प्रतिक्षिप्त होकर के अपना मार्ग छोड़ करके अन्यत्र चली जाती है। लिटिलटन के अनुसार अभिनव तारे से निष्कासित जो पदार्थ हैं वह अधिक उष्ण तथा गैसमय होने के कारण सूर्य के चारों ओर बिंब की आकृति में फैल जाएगा। अधिक ताप के कारण इससे भारी पदार्थों की रचना होती है। इस प्रकार ग्रहों के निर्माण में भारी पदार्थ तथा कोणीय संवेग की समस्याओं का हल हो जाता है। यहाँ डायग्राम में और अधिक हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सूर्य है, सन है और उसका साथी तारा है, इसमें विस्फोट होता है, परिणाम स्वरूप ये पदार्थ अलग होता है और यह पदार्थ जो है वह सूर्य की तरफ आकर्षित होता है और ये जो तारा, जो अन्य साथी तारा होता है सूर्य का, उसका जो नाभि केंद्र है वह अन्यत्र प्रतिक्षिप्त हो जाता है, यानी अन्यत्र चला जाता है अंतरिक्ष में। धीरे धीरे यह जो पदार्थ है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और यह ग्रहों के रूप में स्थापित हो जाता है। यह एक चपटी बिंब के रूप में एक धारण कर लेता है और धीरे धीरे वर्तमान जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ जो तीव्र गति से घूर्णन करते हुए किस तरह से ग्रह का खंडित होना, ग्रहों से भी उपग्रह पुनः यहाँ बनाए गए हैं, जैसे कि यह ग्रह है, ग्रह एक ही दिशा में तीव्र गति से चक्कर लगाने के कारण अर्थात इनका घूर्णन अत्यधिक होने के कारण इनसे भी उपग्रह किस तरह से पदार्थ अलग होते हैं और अलग होकर के यह उपग्रह का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि साथी तारे से पदार्थ अलग हुआ, उससे ग्रह बने और ग्रह से भी ग्रहों की घूर्णन गति भी अत्यधिक होने के कारण इनसे भी पुनः पदार्थ अलग होता है, वह वर्तमान उपग्रहों का के रूप में स्थापित होते हैं। इस प्रकार हॉयल तथा लिटिलटन की जो नोवा स्टार हाइपोथेसिस है उससे ग्रहों के निर्माण और जो भारी पदार्थ की जो समस्या है, कोणीय संवेग की समस्या है, उसका हल हो जाता है। किंतु ग्रहों की जो विभिन्न दूरियों पर रचना तथा ग्रह संबंधी प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। इसलिए अधिकांश आलोचकों ने इस परिकल्पना को भी एक काल्पनिक परिकल्पना ही माना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओटो श्मिड की अंतर तारक दूरी परिकल्पना के बारे में। धन्यवाद।